सोनिया बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी। जो मैंने आपको सुबह बताया था। हाँ हाँ। हाँ सर, उसके बोलना तो है सर, 5 मिनट के बाद थोड़ा बात करती हूँ सर। मैं ओके क्लास में ही हूँ। ओके ओके, ठीक है। फिर क्लास एक बार बेटा शुरू हो जाएगी ना, तो फिर रुकेगी नहीं। फिर क्लास के अंत में आपको जो है बोलने का मौका मिलेगा। सर वो कल क्लास हो रही थी ना आंदोलन के ऊपर। हाँ हाँ, मुझे याद है कि आपको उसी मुद्दे हाँ। पर बात करनी है। हाँ जी। तो मुझे तो उतना उसका पता नहीं था, तो थोड़ा उसके ऊपर स्टडी करी। तो हम्म उसी में आपको कुछ बोलना था मुझे। जैसे सर, ये आंदोलन होनी चाहिए भी, ये सही है कि नहीं? क्योंकि आंदोलन करना तो बड़ी बात नहीं, मगर आंदोलन के बाद जो उसका फल, मतलब जो निकलता है फल, वो क्या सही होता है? और उससे क्या मतलब नतीजे से क्या सही होता है, वही मुझे बताना था। क्योंकि ये जो सिंगूर में आंदोलन हुआ था हमारे यहाँ पे 2006 में, ममता बनर्जी ने करा था। आप इसके बारे में तो आप सबको ही पता होगा। हम्म। हाँ, ये किसान आंदोलन में हमने कलकत्ता में, हम जहाँ रहते हैं यहाँ से 14 किलोमीटर पे ही है सिंगूर। तो कहना ऐसा है कि मैंने स्टडी जब कर रही थी तो देखा कि उस टाइम पे जो पहला बंदा था जिसने जमीन मतलब बेची थी या दी थी टाटा टाटा कंपनी को, अनिल वाघ जी। उनका पहले का कुछ कहना था, फिर बाद में उसके बाद जब वो मतलब सफलता मिलने के बाद आंदोलन का, उसके बाद उनका कहना कुछ और है। वो अभी कुछ कहते हैं तो थोड़े दिन के बाद फिर कुछ और है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आंदोलन करना चाहिए भी कि नहीं। क्योंकि देखिए सर, ऐसा है कि अगर आंदोलन कर रहे जिस मुद्दे पे, उस पे अगर जीत मिल गई, तो उसके बाद भी फिर उनको उससे खुशी नहीं है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, जो कृषि मतलब खेती बाड़ी करके खाने वाले लोग, उनको कह लग रहा है कि आंदोलन से उनको मतलब जीत के बाद उनको प्रॉब्लम आ रही। जैसे जैसे मैं किसान हूँ, तो मेरा बेटा भी तो वही नहीं करेगा ना। अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो भी खेती करके ही खाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो तो आपका उसमें बेटा से क्या अनिल करके बाग जी खाएगा? का नाम। मेरा तो पता नहीं, मैं उनके ऊपर बोल रही हूँ, मेरा तो बच्चा छोड़िए। तो किसके बेटे के बारे ऐसा में है बात कर कि रही है? ये जो अनिल जी कह रहे हैं, कि अनिल बाग कह रहे हैं, पहले वो इसमें समर्थन कर रहे थे कि जीत तो होना चाहिए, हमें हमारा खेत वापस कर दो, हम खेती नहीं करेंगे तो कहाँ खाएंगे या क्या खाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है। तो ममता दीदी ने तो इसके लिए आंदोलन करी, और फिर कितने दिन उन्होंने भूख हड़ताल किया, डंडे भी खाए, और फिर क्या क्या नहीं हो गया उस टाइम पे, पूरा देश हिल गया, सरकार हिल गया। बुद्धदेव जी भट्टाचार्य जी जो मोर्चा संभाले थे उस टाइम, उनका एक सिरा पकड़ा हुआ था, वो हुआ टाटा नैनो का जो था प्रोजेक्ट का। तो उस टाइम पे तो कितना कुछ हो गया। पर अब क्या हो गया, अभी कुछ सालों के अंदर ही लोग कहने लग गए कि उस टाइम गलत हुआ, हम जीत मिलके भी उनको जैसे कोई खुशी नहीं है। वो प्रोजेक्ट होना चाहिए था, वहाँ इंडस्ट्री बनना चाहिए था, बनता तो फिर बच्चों को नौकरी मिल जाती, जो कुछ मामले में सही भी है ना सर। क्योंकि आप देखो, मैंने इस बारे में सारा दिन और कल रात को भी अच्छे से स्टडी करी कि अभी वो टाटा का वो जो है इंडस्ट्री, वो शायद अभी वहाँ, आई एम नॉट श्योर सर, अहमदाबाद में है शायद, गुजरात में। तो सर वहाँ गुजरात का जहाँ पे ये बना है, तो उसके थोड़े कहीं आजू बाजू में वहाँ एक है, वो कुछ भूत बंगला टाइप कुछ ऐसा है। सही ना सर? तो उस जगह को भूत बंगला कहा जाता था। तो अभी वहाँ पे भूत बंगला नहीं है, अब वहाँ पे 400 से लेके 600 लोग रहते हैं, जो हमारे कलकत्ता से ही है, वहाँ काम करते हैं। सही। तो उनका कहना कहीं ना कहीं सही तो है ना, कि वो जो लड़के हमारे यहाँ से घर से अपने घर में बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के जाके वहाँ रह रहे, स्टे कर रहे नौकरी के लिए, अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ बना होता तो उनको भी नौकरी मिल जाती। तो आंदोलन करना सही है भी है कि गलत है सर? आपको क्या लगता है पूरे प्रोजेक्ट में? मुझे तो लगा कि शायद लोगों को समझ ही नहीं आता, तो हमें चाहिए क्या? मांगते रहते हैं, ये मांगना है, वो मांगना है, ये तो मांगना आपको लगता सरकार है कि से। फिर ना फिर जब मांगे? मैं मांगना ही तो है, तो सर ऐसा है कि तो सही से सोचना तो है ना कि क्या मांगे तो क्या।
अभी पहले तो उनको खेत चाहिए था, हमने अब मैं ये प्रॉपर, आप ठीक है। लोगों के बीच में छोड़ रहा हूं कि इसको आप लोग डिस्कस करिए। और उसके बाद जब मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी इशू है कि जैसे सिंगूर का मुद्दा है, तो पहले आप लोगों के बीच में डिस्कशन होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। बहुत शानदार इशू है। और जब आप लोग 5 मिनट 7 मिनट डिस्कस कर लेंगे तो फिर मैं इसका कंक्लूजन अपनी तरफ से आपको दूंगा। लेकिन सोनिया बहुत बहुत जबरदस्त मुद्दा उठाया है, और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये मुद्दा उठा मतलब समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आगे चल करके आएंगे जरूर, क्योंकि वर्तमान सरकार आंदोलनों के खिलाफ है। तो मैं इसको सर, छोड़ रहा हूँ। हाँ, आप लोग डिस्कशन करिए, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, मैं सुनूंगा सिर्फ अभी। फिर से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैंने लैप हो चुका था तो मैं समझ नहीं पाया कि क्वेश्चन क्या है वो। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, फिर से बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है। ऐसा है कि यहाँ हमारे सिंगूर में, वेस्ट बंगाल में किसान आंदोलन हुआ था 2006 को। ओके, तो मैं कलकत्ता में जहाँ रहती हूँ, अब सुन रहे हो क्या? हाँ, हेलो। सुन रहा। हाँ, ये जो है ये टाटा नैनो का जो आपको पता है, अरे, टाटा की कंपनी के थ्रू जो भी जमीन थे ये किसानों से लिए गए थे, ठीक है। तो ये शायद 2006 में, शायद नहीं 2006 में ही हुआ था। हम जहाँ रहते कलकत्ता से 14 किलोमीटर पे ही है। तो मैंने एक्चुअली कल सर जब बोल रहे थे तो मुझे ठीक से पता नहीं था, मैंने स्टडी करी तो तब मुझे ये क्वेश्चन आया दिमाग में कि आंदोलन होना चाहिए भी कि नहीं। क्योंकि आप आंदोलन तो कर रहे हैं, जो भी है आम जनता, उनको पता नहीं होता है कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या। सही। क्योंकि इस आंदोलन से अगर उनको जीत मिली थी फिर वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख लो, ये स्टडी करना आप इस बारे में, अगर आप लोग को टाइम मिल जाए तो ये जो है मिस्टर अनिल बाग ऐसे है, और भी वहाँ बहुत सारे हैं बंगाली में, बाग उनका सरनेम में आता है। इन लोग में से ज्यादातर का ये मानना है कि हमें हमारी जमीन तो वापस मिल गई है, बट इससे अच्छा तो वहाँ इंडस्ट्री बनता तो बढ़िया होता। ठीक है, उनका 2 एकड़ समथिंग जमीन था जो उन्होंने दिया था, उन्हें वापस मिली, बस उनको खुशी नहीं होती, क्योंकि अब वो जमीन बंजर हो चुकी है। अब उसको ठीक करने के लिए उन्हें और भी पैसे की जरूरत, मतलब इनको मांगे और मांगे है, ठीक है। तो पहले फिर जमीन क्यों वापस मांगी? अगर इंडस्ट्री होता, उनके बच्चों का फ्यूचर का, तो पहले क्यों नहीं सोचा? समझ रहे हो आप क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग समझ रहे हो? या समझ रहे। हाँ, तो मेरा कहना है, अगर अगर मांग की सही से पता ही नहीं है कि क्या मांगना है, तो फिर मांगना क्यों है? आज ये मांगना है, कल वो मांगना है, परसों ये मांगना है, मांगते रहना है। जब पता ही नहीं है कि मांगना क्या, तो आंदोलन करने का क्या मतलब है? आंदोलन करना था, जमीन वापस मिलना था तो मिल तो गया, फिर उसके बाद खुशी क्यों नहीं है? फिर जब मैं जितने स्टडी कर रही हूँ मेरा तो दिमाग गोल गोल घूम रहा है कि अरे भैया, अभी उनको जो चाहिए था वो तो मिल चुका है, फिर अब उनको ये सोच हो रहा है कि मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे तो पैर नहीं चल रहे, हाथ नहीं चल रहा है, अब मेरा जो बच्चा है वो तो खेती करने से रहा, अब अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बन जाता तो उसको नौकरी मिल जाती। ठीक है, अब ये हो गया उसकी बात, वो तो पढ़ा लिखा होगा तो नौकरी मिलेगा, बाकी जो पढ़े लिखे नहीं उनका क्या? आप ये जो गुजरात में ये प्रोजेक्ट हो गया अहमदाबाद में, ओके, तो वहां पे कुछ ही दूर में शायद एक जगह है जहाँ पे ऑटो से भी लोग पहले बोलते थे भूत बंगला, ऐसे भूत बंगला में चलो, तो भूत बंगला में अभी भूत बंगला नहीं रहा, अब वहां पे लोग रह रहे, क्रिकेट खेल रहे, इंजॉय कर ले लाइफ को। और उसमें से 400 से 300 लोग तो हमारे कलकत्ता से ही है, जो यहाँ से अपना घर छोड़ के वहां जाके जॉब कर रहे, उसी उसी टाटा प्रोजेक्ट में। फिर यहाँ पे करने से क्या था? फिर तो ममता दीदी का तो सारा मेहनत बेकार हो गया। अब तो वहां के लोग ये कहते हैं कि दीदी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बेकार, हम उसको वोट नहीं देना, ये वो बहुत सारी बातें। फिर किससे, फिर करना ही क्यों है फिर आंदोलन? उसमें दो फैक्टर हम देख सकते हैं। एक हो सकता है अपर जो हो रहा है, जो शैक्षणिक है उसका भी देख सकते हैं, और दूसरा चीज देख सकते हैं एक ग्रामीण क्षेत्र या जो खेती की जमीन होती है उसको हम इस तरह से देखते हैं। क्योंकि ऐसे आंदोलनों में क्या होता है कि दो तरह के मुद्दे उठते हैं, एक विकास का उठता है और एक जहाँ पे बंजर जमीन नहीं होती, वो खेती वाली जमीन होती है, उसको सरकार आवंटित कर देती है। उसके अलावा सरकार आवंटित करने के बाद उनको दूसरी जमीन या प्लॉट दिए जाते हैं। तो वहां पे एग्रीकल्चर किस हद तक है
वो देखना पड़ता है, क्योंकि ये आई थिंक एग्रीकल्चर वाला एरिया होता है। तो वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ की जमीन क्या है, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो किसानों के लिए ये दिक्कत होती है। और जहां तक हम शैक्षणिक की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें जिस सिटी में या जिस एरिया में होना चाहिए, उससे बहुत सारे किलोमीटर दूर दिया जाता है। जैसे सानंद है, सानंद आई थिंक अहमदाबाद से 25 या 30 किलोमीटर दूर है कंपनी। तो वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि सानंद का पूरा एरिया वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। और दूसरा, हम इसको भी नर्मदा के जरिए भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि नर्मदा का जो एरिया है वो एग्रीकल्चर एरिया है। वहां पे भी आंदोलन बहुत जोरों से हुआ था, ठीक है। वहां पे आंदोलन होने के बावजूद भी उनको, जो जहाँ पे आदिवासी लोग रह रहे थे, उनको भी जमीनें आवंटित कर दी, पर वो जमीनें आई थिंक खेती लायक नहीं थी। तो वो भी हाँ देख वही तो, सकते हैं। खेती लायक ही तो नहीं बची है ना तब। अभी तो उनका वही अभी नहीं, बहुत सालों पहले उनका यही कहना था कि अब वो खेती लायक नहीं, बंजर हो चुकी है और उसमें रोड़ी वगैरह वो पत्थर वत्थर मिक्स हो गया, होना ही है क्योंकि कंपनी का काम होगा तो होना ही है। तो पहले तो लोग, मेरा कहना है कि पहले सोचते नहीं है, आंदोलन पे उतर जाते हैं, ठीक है, क्या चाहिए उनको ये खुद ही उनको पता नहीं है कि क्या चाहिए। ऐसे ऐसे इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ अगर कहीं हुई है ना, तो आंदोलन शुरू करने से पहले जो मिसलीडिंग हुई है ना, वही वहां पे सबसे बड़ी गड़बड़। आप सही समझे, मैं यही आप लोग से सुनना चाहती थी कि यहाँ पे जो है, पहले जो भी कोई भी आंदोलन है, ठीक है, करना बड़ी बात नहीं है, पहले उसको तो समझना है ना कि इसके बाद इसका क्या नतीजा निकलना है। सही कह रही हूँ कि नहीं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे सबसे बड़ी गड़बड़ ही मिसलीड हुई है। आंदोलन स्टार्ट करने से पहले जो बातचीत नहीं कर पाए, वो आपस में बातचीत नहीं की, उनको मतलब आगे का देखा नहीं है उन्होंने कि अभी जो जिस जमीन के लिए वो लड़ रहे थे उस वक्त वो जमीन बंजर थी नहीं थी, ये तो अब पता नहीं है 2006 में, लेकिन उस बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन उन्होंने उसका आगे का नहीं देखा कि हम जिस चीज को मांग रहे हैं वो आगे जाके उनके लिए कितनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी, वो चीज वो नहीं समझ पाए और वहां गड़बड़ हुई है। जो उसके बाद का नतीजा अब निकल रहा है कि वो उस चीज को अब दोबारा से सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बात ही हाथ से निकल चुकी है। हाँ, अब वहाँ पे ये कहना हो रहा है कि नैनो चलाने वाले ऑटो चला रहे हैं ऐसे करके। और फिर तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था ना कि मतलब वही तो कि किसी भी आंदोलन करने से पहले लोग पहले थोड़ा सा सोच विचार करें, आपस में सहमति ले। यहाँ पे सबसे बड़ी मिसलीडिंग कहाँ पे हुई है, शिक्षा की जागरूकता नहीं हो पाई है वो अच्छे से। शिक्षा की जागरूकता भी नहीं है, लोगों को सोच भी ऐसे नहीं है कि थोड़ा सोच समझ के। अब ये देखिए, गांव में लोग जो होते हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि गंवार होते हैं, वो भी शिक्षित होते हैं, सब कोई नहीं होता है। अगर उनको कुछ भी समझा दो, बोले वाले लोग होते हैं। मगर जरूरी है ना कि सब मिलके एक सही से सोचे कि आगे फ्यूचर में क्या होना है, आज का नहीं कल का। क्योंकि अब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको लग रहा है ना कि अब ये भी खेती नहीं करेंगे, मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरा हाथ नहीं चल रहा, भैया कौन चलाएगा, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर लेकिन वहां का जो जिला अधिकारी था उस वक्त, उसको वहां पे उनको लीड करना चाहिए था कि ये आंदोलन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके सारे बताने चाहिए थे। हाँ, यहाँ आप पे सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है, और सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है, सरकार का हस्तक्षेप तो हो रहा है। सुनो सुनो सुनो, सरकार का हस्तक्षेप तो हो रहा है, काम ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ऊपर से जब आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ऊपर से कॉल आएगा तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो लेकिन अब सारे तो उसमें अनपढ़ नहीं होंगे ना, कुछ तो पढ़े लिखे भी होंगे, तो उनको तो इस चीज को समझना चाहिए था ना कि इसका आगे जाके क्या इफेक्ट हो सकता है। अब ये इनका भी कहना चाहिए कि सरकारी उनके साथ दिखाओ, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस टाइम बुद्धदेव जी थे भट्टाचार्य, उनका एक तरफ था सिरा वो पकड़े हुए थे, तो दूसरा सिरा टाटा वाले पकड़े हुए थे, पैसे का भी बात था। तो सही है, मगर कुछ ऐसे लोग थे ना जो आम जनता है, उनको कोई तो समझाए कि कुछ भी बोल दिया कि ये जो बोल दिया उसके पीछे चल दिए, वो बोल दिया उसके पीछे चल दिए। एजुकेटेड लोगों को इनको थोड़ा समझाना चाहिए था कि उस वक्त कि इसका आगे जाके क्या नतीजा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जागरूकता की कमी। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज को बोलने दीजिए। ये सिर्फ आपके पश्चिम बंगाल की नहीं है, ऑल इंडिया की सभी जगहों की यही सिचुएशन होती है कि कोई भी समय के अनुसार उस टाइम पे जो
विरोध किया जाता है वो उसके स्थिति के अनुसार होता है, लेकिन बाद में वही चीज सही होती है। जैसे कि धारा 370 का बहुत समय पहले विरोध हुआ, लेकिन आज धारा 370 हटी है, क्योंकि आज आदमी उस टाइम पर नहीं जरूरत थी, आज जरूरत हुई तो वो हट गई। इसी तरह एनआरसी और किसान बिल का विरोध हुआ है, लेकिन एट ए टाइम आगे प्रेजेंट में ये सही होगा और ये लागू भी होगा। जैसे कि जीएसटी कांग्रेस सरकार ने लागू लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने विरोध करके नहीं होने दी और फिर खुद आके जीएसटी लगा दिया। उस टाइम पे इसका बिल्कुल सर। विरोध हुआ, लेकिन आज इसका विरोध नहीं हुआ और ये लागू हो गई। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है नर्मदा नदी पे, वहां पे प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए भी नर्मदा बचाओ अभियान चला गया, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं हुआ। अब ये आके नर्मदा बचाओ भी चले गए, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी पास हो गया। लेकिन जिस टाइम पर विरोध हुआ था उस टाइम पर वो सिचुएशन हो थी, और आज के मांग समय की मांग ये थी कि वहां पे नर्मदा प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसी तरह चार धाम यात्रा का प्रोजेक्ट चल रहा है अपने उत्तराखंड में, लेकिन एनआर जो अपने ये होती है हरित प्राधिकरण होता है, ये मांग अथॉरिटी नहीं दे रहा था कि पेड़ काटे जाए। लेकिन अभी चार धाम की इतनी डेथ हो जाती है कि आदमी गिरते हैं, लेकिन वहां फिर भी जाते हैं। उसको देखते हुए तो वहां पे पहाड़ों को काटकर और वनों को कटाई भी होगी, और वहां पे चार धाम यात्रा के लिए वो प्रोजेक्ट पास हो गया है, लेकिन पहले उसका विरोध भी हुआ। जैसे चिपको आंदोलन के टाइम पेड़ कटाओ, पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था, लेकिन बाद में पेड़ काटने भी पड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम को और जब वो लागू होता है उस टाइम में बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए जब कोई विरोध होता है, जैसे सर ने कल बताया कि अगर सभी सीमाएं हटा दी जाए, तो उसी तरह अगर सीमाएं हटा दी जाए, वही किसान बिल में आया था कि किसी भी स्टेट में आप अपना सामान अपना फसल को बेच सकते हो बिना किसी रोकथाम के किसी भी मंडी में। लेकिन अगर उसी तरह जो अब विरोध कर रहे थे किसान के, हम इतना दूर कैसे लेके जाएंगे, हम तो अपनी मंडी में ही बेचेंगे अपना सामान। तो इसी तरह अगर विदेशों की हटेगी तो उसी तरह अपने राज्य की भी हट जाएगी, और ये किसान बिल भी एक टाइम पर आगे पास हो जाएगा। एनआरसी का विरोध अभी सभी कर रहे हैं, लेकिन मूल टाइम में जब जिसकी वो पता चलेगी कि भारत में तो ना ही इतने आदमी घुस चुके हैं, इतने विदेशी आ गए हैं, इतने अपने पाकिस्तान से या अदर कंट्रियों से आकर के देश में आ चुके हैं, तो उनकी छटनी करने के लिए एक टाइम आएगा जब पता चलेगा कि जनसंख्या ज्यादा है, तो उसकी जनसंख्या में गिनती होने के बाद एनआरसी भी लागू हो जाएगा। इसी तरह आज के टाइम में और जब टाइम बढ़ जाएगा उस टाइम पर उसका पता चलेगा तो वो बिल पास हो जाएगा। उसी तरह आपके यहाँ पे यानी पश्चिम बंगाल में हुआ है। नहीं, बात ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में हुआ है बोल के नहीं, इसका मुद्दा बहुत बड़ा था जिसकी वजह से हमें अपना सीएम भी यहाँ पे नया मिल गया, बिल्कुल सरकार ही मिल गई थी। ठीक है, तो बात ऐसा है कि अगर कोई भी चीज है पहले से उसको सोच समझा जाए, उसके बाद ही ना करना चाहिए। कुछ आप जैसे कह रहे हो, सही कह रहे हो, किसी चीज का समय लगता है, बट समय लगने से पहले क्यों नहीं किया जा सकता है, पहले क्यों नहीं सोच विचार करना है इसके लिए? मुझे लगता है कि आकांक्षा को बोलने का मौका दिया जाए। आकांक्षा कुछ बोलना चाह रहे थे इस मुद्दे पर। आकांक्षा सर, हाँ सर, जो ये बोल रहे हैं ना कि मृदा बंजर हो गई, पहले तो उसकी जांच ही करवानी चाहिए थी, और ये नहीं है भेड़ चाल की तरह किसी के भी पीछे चल दो। पहले जो भी वहां के उस आंदोलन के जो बड़े लोग थे, उनको पहले उस मृदा के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम एकदम से तो आई नहीं, पहले भी ये धीरे धीरे हार्श होता है। ऐसे नहीं है कि मृदा एकदम से पता चल जाता है कि इतने टाइम में ये मृदा खराब हो जाएगी। और वहां के लोग, यस, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उन्हें ये सोचना चाहिए था। और उन लोगों के वहां से शिक्षित कितने % है, कितने अशिक्षित है, लोगों के लिए शिक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए था वहां पे। जो छोटे बच्चे हैं अब उस टाइम पे इतना शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट में काफी टाइम लगता है। शिक्षित मुझे लगता है जो शिक्षा में पहले और अब में बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो पहले टाइम में शिक्षा इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, बस बच्चों को जो बताया वो उसने कर लिया, इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। लेकिन अब जब स्ट्रगल हो रहा है तो वो फेस कर रहे हैं उन सब चीजों को, अब ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। वो तो उन लोगों को सोचना चाहिए था जिन्होंने वो आंदोलन लीड किया था। अच्छा, वो तो उस आंदोलन का बात था, तो अभी भी जो आंदोलन हो रहे हैं या फिर जो अभी हो रहे हैं उसमें तो अब तो शिक्षित है ना समाज, अभी भी क्यों नहीं? हाँ, अभी भी यही भेड़ चाल चल रही है कि बस इन्होंने बोल दिया उसी के पीछे चलो। लेकिन जैसे हर चीज का हमें सोचना चाहिए, या जो भी बच्चे आए
उनको वेल शिक्षा देनी चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि जितना हम अच्छा शिक्षित करेंगे वो उतना उनमें सोचने की समझने की शक्ति ज्यादा होगी। आप जैसे लोग को हम लगता है कि ये हर चीज का लिए जो मांगे रखे जाते हैं कि आज ये चाहिए, तो जैसे कि पहले का मुद्दा जो होता था रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फिर बाद में घर आ गया, टॉयलेट आ गया, ये आ गया वो आ गया, तो अब तो फिर लगता है ऐसे ही मेरा कहना है कि अब तो क्या बॉयफ्रेंड हर जगह मांगने से नहीं चलता, खुद कमाना भी पड़ता है। वही तो। मुझे एक बेस शिक्षा लगती है कि अगर हम शिक्षा में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हम इम्प्रूव करेंगे किसी भी चीज में। अगर हम बच्चे को बचपन से ही वो बेस बना के ले चले, मतलब मेरे साथ हुआ है, पहले भी होता होगा बहुत लोगों के साथ, उन्हें नहीं पता होता, मिस गाइड हो जाते हैं। तो मुझे तो शिक्षा ही एक ऐसा विषय लगता है जिससे हम जागरूक करते हैं, जो हमारे रोजगार में भी, हमारी हर चीज में, लाइफ स्टाइल सब मैटर करती है। हमारी शिक्षा पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो हमें बोलने की, किसी से बात करने की, हर चीज की नॉलेज देती है। हमारा अच्छा बुरा ये सब डिसाइड करने का भी हमें शिक्षित होने से ही पता चलता है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे, क्योंकि एक अनपढ़ बंदे को हम रोटी कपड़े तक ही उसकी नीड रहती है, उसे बस रोटी कपड़ा मिल जाए वो वहीं तो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन आज की जो जनरेशन आ रही है वो क्यों इतना फोकस कर रही है पढ़ाई पे। आजकल हम देखते हैं बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बच्चे अब लाइब्रेरी में बहुत कम जाते हैं, मोबाइल पे बिजी रहते हैं। हमारे यहाँ मतलब छोटा भी नहीं है, यहाँ हर चीज की फैसिलिटी है। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी से, बट यहाँ पे ना अब तक एक भी लाइब्रेरी नहीं थी, और अभी ओपन हुई है तो मैंने जाना शुरू किया है, औरों का मैं नहीं कह सकती। नहीं, मैंने खुद काम करा है लाइब्रेरी में, तो इसलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि कोई आते ही नहीं है। और मैंने लॉकडाउन में भी देख लिया कि क्या होता है। वो तो छोड़ दो। अब तो पहले ये तो नहीं कि अभी के टाइम पे, कोविड के पहले भी बच्चे अब पहले जैसे नहीं रहे। जो हम जब छोटे थे तो हम ज्यादा टाइम पढ़ाई पे, अब सबका सोच अलग अलग होता है बच्चों पर भी, क्योंकि फैमिली पर डिपेंड करता है कि कितने शिक्षित है, उस हिसाब से। हाँ, ये बैकग्राउंड, ये आपने सही बोला। फैमिली से ना हमारा बेस बन जाता है, लेकिन वो बेस में टाइम खोता है हमारा। उसके लिए हमें ये है कि फैमिली का शिक्षण मिल जाती है तो हमें बचपन से ही गाइडलाइन मिल जाती है कि हमें बड़े होके ही करना होता है। बच्चे का ना टाइम वेस्ट नहीं होता। आंदोलन की आवश्यकता। जी सर। और सिंगूर में आंदोलन की जो विफलता रही, सही बात है। ये बाकी आप लोग के बचपन में आप लोगों ने क्या किया है उस पर मत जाइए। सर अनूप भी कुछ बोलना चाह रहा था इसमें ना, बोले। अनूप जी कुछ बोलिए, आप भी बोल रहे थे। वो गलती से कट हो गया था। मैं कुछ बोल रही था। आंदोलन में मतलब जैसे ज्यादातर देखा गया है कि लोगों को पता नहीं होता कि मतलब ज्यादातर लोगों की कि आंदोलन हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। बस मतलब जो हो रहा है उसमें शामिल हो जाना है, उनको ना उसके मतलब जितने भी इफेक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव उसके बारे में नहीं पता होता। तो वहाँ पे मतलब जरूरत पड़ती है कि मतलब उनको एक तरीके से गाइडेंस या फिर उसको जो लीड कर रहा है उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट बताए जाएं, ताकि वो अपने सही डिसीजन पर पहुंचे कि आंदोलन जरूरी है करना या नहीं। अगर उनकी मांगे जरूरी हैं तो वो आंदोलन करना चाहिए, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो देखना चाहिए। अगर उस आंदोलन का नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है तो वो करना नहीं चाहिए। ये सोइल जो थी वो अब बंजर हो गई है, तो सोइल का तो काम होता, मतलब गवर्नमेंट उस पर कुछ परसेंट देती है हमें सोइल ठीक करने के लिए, तो वो ये भी कर सकते हैं अपनी सोइल को ठीक करें। अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है कि इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है तो वो सोइल पे भी तो काम कर सकते हैं, अगर वो खेती ही करना चाह रहे हैं। ये बात तो हो गई कि मतलब वो प्रोजेक्ट खराब हो गया, उसके बाद की वाली बात पहले क्यों नहीं सोचा, मेरा कहना ये है कि कोई भी आंदोलन कर, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बात को बिगड़ने के बाद और किसी को कुछ कहना है इस मुद्दे पर? और कोई कुछ कहना चाहता है?
हालांकि पार्टिसिपेशन जो मुझे उम्मीद है कि हर कोई करेगा, लेकिन ठीक है, इसको मैं कंक्लूड करूं इस डिबेट को। यस सर। तो देखिए, कुछ बातों को जो है मैं बेसिक सिरे से जो है मैं खारिज करता हूं। पहले जनता की शिक्षा से मतलब नहीं, हम अगर ये इंतजार करें कि जनता शिक्षित हो और उसके बाद आंदोलन हो, तो मुझे नहीं लगता कि सिंगूर का जो है ये बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के बारे में बात कर रही हैं, जब कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी और कई सालों से लगातार गवर्नमेंट हुआ करती थी। बाद में जो है आज से तकरीबन जो है 12-13 साल पहले सर वो कांग्रेस थोड़ी ना थी, वो तो वो सीपीएम थे ना वो लोग। मैं सीपीएम ही बोला मैंने। ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं टीएमसी के साथ हाँ, सॉरी। तो सीपीएम जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य की गवर्नमेंट थी, 12-13 साल पहले की घटना है। सिंगूर आंदोलन को दबाने के लिए उस समय सरकार ने बहुत कड़ा जो है रुख अपनाया था, और यहाँ तक कि वहाँ पर सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने भी जो है अत्याचार किए थे, और आंदोलनकारी महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया गया था, जो नैनो के लिए जो है प्रोजेक्ट के लिए जो है ज़मीन एक्वायर की गई थी उसके अंदर, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। कुछ बातें हमें समझनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि नैनो बन भी जाता तो आज नैनो बंद भी हो चुका है, नैनो की गाड़ियां अब नहीं बनती हैं इस देश में। तो क्या टाटा वस्तुतः उस प्रोजेक्ट के लिए उतना ही अधिक इंटरेस्टेड होता? नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि इस समय देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए जो है जमीन एक्वायर की गई है, और एक्वायर करने के बाद उसको जो है मतलब सालों से वो पड़ी हुई है और उसका कोई यूज नहीं किया जाता है। नंबर तीन जो है इस इशू पर जो है मैं बात करना चाहता हूं, तो वो ये है कि जनता हमेशा ये जानती है कि उसे क्या चाहिए। आप जनता की जमीन छीन लेना चाहते हैं, जनता अब तक मालिक है, लेकिन आप उस मालिक को नौकर बना देना चाहते हैं। तो जनता ये चाहती है कि उसका मालिकाना हक बना रहे, और वो ये नहीं चाहती थी कि वहां पर कोई अन्य जो है इंडस्ट्री आकर के वहां पर जो है अपना नियंत्रण कर ले। सिंगूर के आंदोलन का सिर्फ एक मुद्दा ये नहीं था कि टाटा यहां से चली जाए, बल्कि जिन शर्तों पर जो है सिंगूर को जमीन दी गई थी, कौड़ियों के भाव सिंगूर को जमीन दी गई थी, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई गई थी, वो अपने आप में बड़ी जो है विचित्र थी। इसलिए सिंगूर का जो है विरोध ज्यादा तगड़ा मात्रा में हुआ था। खैर, ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। मेरा मुद्दा ये, हम लोग का मुद्दा ये है कि आंदोलन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जनता हमेशा जानती है कि आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जनता को बरगला करके आंदोलन नहीं करवा सकते, क्योंकि उसे यह पता है कि कौन से मुद्दे उसकी रोजी रोटी को प्रभावित करते हैं, और ये मुद्दे कई बार दूरगामी परिणाम के भी हो सकते हैं और निकटगामी परिणाम के, मतलब कि तत्काल भी अपना रिजल्ट दे सकते हैं। जनता को अगर सरकार ने एक जमीन एक्वायर नहीं की और एक इंडस्ट्री नहीं आया, तो क्या वेलफेयर नेशन या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए था? क्या उसके बाद जनता को वहां पर सरकार ने सही ढंग से शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए? क्या वहां पर कृषि की बेहतर तकनीकी पर बात हुई? सिंगूर पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया है, और सिंगूर के आसपास में बहुत सारी जो है फैक्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से जो है, जैसा कि आकांक्षा ने बहुत बढ़िया कहा, कि ये कोई जमीन जो है वो रातों रात बंजर नहीं हो जाती है, उसे बंजर होने दिया जाता है। और जहां पर उस समय फैक्ट्री की बात की जा रही थी, वो वहां पर काफी अच्छी सॉइल हुआ करती थी। सवाल ये उठता है कि वो जमीन अचानक से बंजर हुई कैसे 10-12 सालों में, और जब हो रही थी तो सरकार की जिम्मेदारी कहां थी? इट इज द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट, जनता का फेल्योर नहीं है। अब तो जनता इस तरह से बैठी हुई है कि ना तो हम ईर घाट गए और ना ही हमको वीर घाट मिला। तो इसमें जनता का फेल्योर नहीं है, इसमें आंदोलन का फेल्योर नहीं है, इसमें सरकार का और लोक कल्याणकारी राज्य का फेल्योर है। और फिर क्या जितने जगहों पर जो है इंडस्ट्रीज लगे, ये गारंटी है कि उन जगहों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है? अगर आप गुजरात का मॉडल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक गुजरात जो है इंडस्ट्रियल एरिया रहा है,
लेकिन मानव विकास सूचकांक के लिहाज से कहा जाए तो आज भी यह 12 से लेकर के 15 नंबर तक के बीच में झूलता है, जबकि 27 सालों से एक ही पार्टी का शासन है वहां पर। और इन 27 सालों में अगर कहा जाए तो तकरीबन 17-18 साल केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार रही है। उसके बावजूद भी गुजरात डेवलप नहीं करता है। गुजरात के सभी लोग आज भी शिक्षित नहीं हैं। गुजरात हेल्थ का मॉडल नहीं है। गुजरात रोजगार का मॉडल नहीं है। अगर बहुत सारे लोग अगर गुजरात जाते हैं तो ये भी तो सही है कि गुजरात के लोग भी तो और जगहों पर प्रवास कर रहे हैं। क्या गुजरात, ये फेल्योर बंगाली गवर्नमेंट का है कि वो अपने लोगों को जो है, और ये भी याद रखना चाहिए कि बंगाल किसी जमाने में भारत में औद्योगिक क्रांति का शुरुआती केंद्र हुआ करता था। क्यों बंगाल की संस्कृति इतनी जो है ऊपर रही, क्यों बंगाल में इतने विद्वान लोग रहे? क्योंकि किसी जमाने में कलकत्ता जैसे शहर को बसाया गया, प्लानिंग की गई। आज भी जो है फोर्ट विलियम में जो है लोग रहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि यूरोपियों की बसाई हुई जो स्थायी कॉलोनी आज भी दिखाई देती है उसमें फोर्ट विलियम नंबर 1 पर है। मॉडर्न एजुकेशन का वहां पर जोर था, लेकिन समय के साथ उस एजुकेशन को, और ये मुद्दा सही है कि एजुकेशन को इंप्रूव नहीं कराया गया, लेकिन इसके लिए जनता दोषी नहीं कि जनता ने सिंगूर में नैनो प्लांट का विरोध किया था। उसका विरोध सही था, लेकिन उस विरोध के बाद जिस तरह से उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए था, सरकार ने वैसे कंपनसेट नहीं किया। क्योंकि सरकारें, चाहे वो सीपीएम रही हो, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, चाहे टीएमसी की रही हो, और अब तो बीजेपी वाले तो जो है बिल्कुल से ही गए गुजरे हैं। ये पूरी तरह से उद्योगपतियों के पैर में लौट गए हैं, खुल्लम खुल्ला नंगई पर हैं कि नहीं हम लौटेंगे चाहे जो तुम कर लो। पहले लोग छिपा करके इस काम को करते थे तो थोड़ा कम करते थे, ये एकदम 100% लौट गए हैं, जाकर के लाल किला तक डालमिया को दे दिए हैं। तो इन्होंने जो है वहां पर वेलफेयर स्टेट का जो इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए था उसे नहीं किया। सिंगूर के आ जाने से अगर नैनो आ भी जाती तो नैनो उस एरिया के कितने लोगों को रोजगार दे देती। मैं इसका उदाहरण बताता हूं कि सोनभद्र में हिंडाल्को की बहुत बड़ी जो है एजेंसी है, वो मतलब उनकी यूनिट है। इसके अलावा वहां पर एनटीपीसी की बहुत बड़ी यूनिट, यानी कि बहुत बड़े बड़े 2 इंडस्ट्रीज हैं। वहां पर टाटा का बसाया हुआ एक पूरी की पूरी कॉलोनी है, लेकिन उस कॉलोनी में 50, 60, 500, 1000 परिवार हो सकते हैं। बाकी सोनभद्र उत्तर प्रदेश का आज भी सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। जब सूरत और अहमदाबाद से ट्रंप को गुजरना होता है तो वहां पर सफेद चादरों की पूरी एक कतार खड़ी की जाती है, ताकि जो है हमारे प्रधानमंत्री की नजर में गरीब आदमी गंदगी है तो उसको छिपा दिया गया। अगर इतना ही इंडस्ट्री के जाने से फायदा होता तो वो सफेद चादर लगा करके छिपाने की जरूरत ना पड़ती। आज भी आप चले जाइए, धारवी से लेकर के जितने भी स्लम एरियाज हैं, इनकी स्थिति क्या उन गांवों से बेहतर है जो सिंगूर के इर्द गिर्द हैं। लोग एक कमरे के मकान में सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, वीडियो भी पॉज हो रही है। सबके में हो रही है? नहीं सर, मुझे तो ठीक दिख रही है। नहीं सर ठीक है। नहीं सर हमारे भी ठीक आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर टाटा नैनो पहुंच भी जाती तो उससे कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ जाता है। कुछ लोगों को नौकरी मिलती ना, जो बड़े पैमाने पर स्पेशलिस्ट वगैरह जो है फैक्ट्री के लिए चाहिए होते हैं, वो तो पूरे भारत से आते। और आप जिन घरों में आज जो है चौड़े होकर के रहते हैं, आप किराएदार बनकर के किसी स्लम के अंदर नजर आते। हर बड़े शहर के इर्द गिर्द उतनी उससे भी ज्यादा आबादी स्लम्स में बसती है। मुंबई में अगर आप जो है चंद शीशे के जो है ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स देखते हैं तो इर्द गिर्द बसी हुई झोपड़पट्टियां नहीं दिखाई देती हैं, चाल जो जिसको बोलते हैं वो नहीं दिखाई देती है। तो वो भी सच्चाई है। तो इंडस्ट्री नहीं बदलती है, ये धोखा है एक लोगों को। और ये बाद में इंडस्ट्री जिन लोगों के पास में होती है उनके हाथ में पैसा होता है,
और जब उनके हाथ में पैसा होता है तो वो सोशल मीडिया वगैरह के जरिए एक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं और उस प्रोपोगेंडा में वह आप ही को दोषी बताते हैं। मैं इसके चंद और उदाहरण आप लोगों को दे सकता हूं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको कहां पर मिलता है, ये जो मैं जवाब दे रहा हूं वो यूपीएससी के लिहाज से चलिएगा आप लोग, और सच्चाई के लिहाज से भी चलिएगा। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार हारती है तो ये जो सुधीर चौधरी नाम का जो है पत्रकार है, वह जी भर करके गालियां, मुफ्तखोर और पता नहीं क्या क्या दिल्ली के लोगों को देता। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास बड़ा पैसा है और उस बड़े पैसे के जरिए वो प्रोपोगेंडा कर रहा है। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना ही लोगों से पिटीशन डलवा देती है कि मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, फ्री बीज बंद होनी चाहिए, और वहीं पर हिमाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक में घूम घूम करके ये लोग फ्री बीज के बारे में बात कर रहे हैं। और वहां पर ये उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन जहां हार जाएंगे वहां की जनता को गालियां तक देते हैं ये लोग। तो इंडस्ट्रीज के पास पैसा है, वो पैसे के जरिए माहौल को क्रिएट करती है। प्रोपोगेंडा, आज का जो माहौल है वो प्रोपोगेंडा का माहौल है। अदरवाइज अगर जमीन जो है उर्वरा नहीं रह गई, फर्टाइल नहीं रह गई, वो बंजर हो रही है, तो गवर्नमेंट ने उस पर क्या एक्शन लिया? क्या गवर्नमेंट ने वहां पर और तरह की इंडस्ट्रीज या और तरह की स्किल डेवलपमेंट की कोशिश की? नहीं की। क्या गवर्नमेंट इस बात पर जोर देती है कि जो लोग उसके यहां से निकल करके दूसरे राज्यों में गए हैं उस पर जो है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, माइग्रेशन पॉलिसी हर स्टेट की होनी चाहिए? क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगूर से लड़के निकल करके गुजरात गए हैं। आप चले जाइए कोलकाता में, सॉरी दिल्ली में चले जाइए, बहुत सारे लोग नींबू वाली चाय बेचते हुए मिलेंगे, और वो कहां कहां के होंगे? वो बिल्कुल आपके जो है बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगेगा वहां से होंगे, या आसाम का जो बॉर्डर लगेगा वहां के लोग होंगे। आप चले जाइए, बहुत सारी लड़कियां आपको जो है बड़ी बुरी कंडीशन में जो है दिल्ली में जो है अनाथालयों में मिलती हैं। तो ये एक लंबे समय से जो है ये माइग्रेशन हुआ है, और सोचा ये जाना चाहिए था कि जिस कलकत्ता से औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई वह कलकत्ता इतनी बुरी तरह से फेल क्यों कर रहा है। और इसी तरह से अगर आप मुंबई वगैरह में चले जाइए, बड़े पैमाने पर गुजराती लोग आपको मिल जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में, मेरे लखनऊ में कई सारे मराठी जो है टोली बना करके भीख मांगते हुए आपको नजर आ जाएंगे, और वो इस तरह से कहते हैं कि हमारा जो है सेठ हमको यहां पर काम के लिए लेकर के आया था, जिसमें पूरी की पूरी फैमिली होगी, और वो सेठ जो है हमको पैसा नहीं दिया, भाग गया, अब हम कैसे जाएं, आप हमारे लिए टिकट का पैसा दे दो। और टिकट का पैसा देने का मतलब कि 10-12 हजार रुपए दे दो, नहीं तो आप उनको 500,000 दे दो, नहीं तो उनको 100-200 दे दो, 50 भी दे दो तो चल जाएगा। वो इस तरह से आपके साथ निगोशिएट करते हैं। तो वो फेल्योर का कारण जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फेल्योर है, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, और ये साबित करता है कि वो आंदोलन सही था, क्योंकि सरकार आपका ख्याल रखने में अक्षम है। इंडस्ट्री बन जाती तो भी सरकार आपका ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि उसकी विल पावर नहीं है, क्योंकि सरकारें आज की तारीख में वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है उनका ख्याल रखती है। आंदोलन इसलिए होने चाहिए क्योंकि सरकार फेल है। सिंगूर को एक बार फिर से आंदोलन में उतरना चाहिए, और उसे लुक छुप करके बात नहीं करना चाहिए। और जो लोगों के पास नैनो है वो नैनो से कमाते नहीं हैं कि ये ऑटो चलाने वाले नैनो चला रहे होते। जिनके पास नैनो है सबकी बिक गई। बड़ी बड़ी यहां पर इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश में। अभी जो है अयोध्या वगैरह में जो है ये समझ लीजिए कि जितने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर लगा लगा करके मंदिर पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बनारस में मंदिर पे मंदिर तोड़ दिए गए, क्योंकि सरकार को नाला चौड़ा करना है, सड़क चौड़ा करना है। और उसके बाद उन जगहों पर जहां पर कि लोग, अभी मैं विंध्याचल गया हुआ था। विंध्याचल देवी एक बड़ी शक्तिपीठ है। माना जाता है कि मां सती का जो है जब यज्ञ में वो कूदी थी और उनके शरीर के कई टुकड़े हुए थे, तो एक एक अंग शरीर का उनका अलग अलग जगहों पर गिरा है। लेकिन माता का जो है एकमात्र जो है पूर्ण अवतार अगर कहीं पर है तो बनारस के पास विंध्याचल देवी के पास है। तो मैं गया हुआ था वहां पर,
मैं वहां पर लोगों से बात कर रहा था, तो लोग बता रहे थे कि ये जो कॉरिडोर के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है वो कमाई बिल्कुल खत्म कर दी गई है, लेकिन कॉरिडोर बनाने का ठेका किन लोगों को मिलता है? जो सरकार के करीब होते हैं, वो माल कमा करके चल जाते हैं, जनता तरसती रह जाती है। उसे कहा जाता है देखो कॉरिडोर बन गया, कितना चमक रहा है। कॉरिडोर के नाम पर सदियों की जो आस्था और तपस्या वहां की थी उसको बर्बाद करके नाले में फेंक दिया गया। शिव का अपमान किया गया है, मां दुर्गा का खुल्लम खुल्ला अपमान है। ये हिंदू धर्म का बड़ा अपमान कर रहे हैं लोग, लेकिन किसके लिए? ताकि उनके जो उद्योगपति दोस्त हैं उनका मुनाफा हो सके। तो गवर्नमेंट्स आर वर्किंग फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, यही बात एनसीईआरटी में कल कही गई थी। मैं इंडस्ट्रीज का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जहां की जमीन उर्वरा हो, जहां की जमीन उपजाऊ हो, वहां पर इंडस्ट्रीज की जरूरत क्या है? क्यों नहीं है हम अपने खाद्यान्न को, अगर बंगाल में चावल बहुत बड़ी मात्रा में होता है, मछली बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो क्यों नहीं उसको ऑर्गेनिक चावल की तरफ मोड़ते हैं लोग? क्यों नहीं उसकी ब्रांडिंग करते हैं? क्यों नहीं उसको विदेशों तक एक्सपोर्ट करवाते हैं? और क्यों नहीं एग्रीकल्चर को जो फायदे में लाते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर अगर फायदे में आएगा तो आम इंसान, आम नागरिक फायदे में आएगा। लेकिन जब ये मंदिरों को तोड़ करके कॉरिडोर बनाए जाएंगे, सड़कें चौड़ी की जाएंगी, अनावश्यक रूप से 8-8 लेन की, 12-12 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं, और नतीजा क्या हो रहा है? लोगों की जमीनें बिक रही हैं। और जब जमीनें बिक रही हैं, चाहे वो अयोध्या में, चाहे बनारस में, चाहे कहीं और पर, जहां तक मैं गया हूं, तो सरकार उनको एक मुश्त पैसा दे देगी। वो उस पैसे का मैनेजमेंट नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कभी, जिन्होंने 1000 रुपए एक साथ नहीं देखा था, आप उनको जो है 10 लाख रुपए दे दीजिए, वो जाएंगे गाड़ी खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, नैनो ही नहीं, वो जो है सफारी, फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं। 2 साल तक चलाएंगे और पैसा उनका जितना लिक्विड पैसा होगा, अभी जब वहां पर हैं तो उनकी जमीन जो है उनकी मिल्कियत है, उसको कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार को बताना चाहिए कि अगर खेती नहीं हो सकती तो वहां पर कुटीर उद्योग हो सकता है, वहां पर फार्म हाउसेस बनाए जा सकते हैं, वहां पर जो है मुर्गी पालन का उद्योग हो सकता है, वहां पर और भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, वहां पर धूपबत्ती बनाने का काम हो सकता है, वहां पर जो है और भी तमाम तरह की आप इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सरकार के अंदर मंशा होनी चाहिए कि वह आम नागरिक के लिए कुछ करना चाह रही है। लेकिन सरकार करना किसे चाहती है? वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए करना चाहती है। उद्योगपति उससे पैसा लेगा। अभी हाल ही में सरकार ने अडानी का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है, और हर साल अडानी अंबानी के कर्जे माफ होते हैं। फिर उसी जो है कर्जे से वह सरकार की संपत्ति खरीदेंगे। पहले अडानी क्या करेंगे? एसबीआई से जाकर के लाखों करोड़ों लेंगे कर्जे में, उससे जाकर के वह सरकार की संपत्ति खरीद लेंगे। सरकार कहेगी देखो हमारे पास इतना पैसा आ गया, विनिवेश किया, और उसके कुछ दिनों बाद बैंक से जो उसने कर्जा लिया था उसने माफ कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि सरकार के पास वस्तुतः कोई पैसा आया ही नहीं, क्योंकि वो पैसा तो उसने बैंक से उठाया था, और बैंक में किसका था? आम नागरिक का। तो जो आम नागरिक को सेविंग्स पर जो है इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, ब्याज मिलना चाहिए था, वो ब्याज उसको नहीं मिलता है। ब्याज की दर लगातार घटाई जा रही है। अब आप एटीएम में 5 बार लगाएंगे तो आपको ऊपर पैसा पड़ेगा। सरकार कह रही है हम कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन अडानी अंबानी का पैसा माफ करने के लिए आपके पास पैसा है। 8000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने के लिए आपके पास पैसा है। तो सरकार और नेता आपस में मिल जाते हैं। अब मैं आता हूं उस अनिल के ऊपर, जो सिंगूर के नेता था, जिसको कि सोनिया आप बता रही थी, उनकी भी जरा आप सुनिए। होता नेता नहीं रहता, वो आम जनता ही है। हाँ, लेकिन नेतागिरी करते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है तो वह आंदोलन क्यों होता है? आंदोलन मुख्य रूप से होता है कि वह सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सेना या पुलिस का मॉडल है, जो उद्योगपति है, उनके खिलाफ जनता आंदोलन करती है। फिर इसमें धीरे से एक नेता घुस जाता है और वह निगोशिएट करता है। इनके और जनता के बीच में निगोशिएशन होना चाहिए, वरना हिंसा हो जाएगी। और जब निगोशिएशन होकर के वो क्या करती है? इनके गुस्से को शांत कर देती है। और यही जो नेतृत्व आम जनता के बीच से उभरा होता है, ये सरकार में चला जाता है। उदाहरण देखिए इसका, आसाम गण परिषद, आसू, कहां से निकला? जनता का आंदोलन था, जनता के बीच में बैठ गया, और उसके बाद आसाम में उसने जो है रजिस्टर मेंटेन नहीं करवाया।
इसी तरह से अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले, आज प्राइवेट प्लेन में घूम घूम करके जो है इस बंदे के पास प्रशासनिक कार्य एक ढेले का नहीं है, एक पैसे का काम नहीं करता ये आदमी, क्योंकि कोई विभाग ही नहीं है तो काम क्या करेगा, सिग्नेचर की कर ही नहीं सकता ये आदमी। ये केवल घूम घूम करके राजनीति कर रहा, और राजनीति करने का पैसा कहां, दिल्ली सरकार का पैसा है। मुख्यमंत्री तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना चलाई गई और तमाम कोचिंग से कहा गया कि आप एससी वर्ग के लोगों को फ्री में पढ़ाइए। लाखों करोड़ रुपए के होर्डिंग्स लगे, इसके अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आए। कोचिंग्स ने सोचा कि चलो एससी वर्ग का पैसा आएगा, सरकार जो है हमको पैसा दे देगी। कोचिंग्स जो है पता चला कि 3-3 साल तक पढ़ा रही थी और उसके बाद सरकार जो है पैसा ही नहीं दी। अब बच्चे भी सपने पाल लिए, अब बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है कि उनका कोर्स रुक गया है, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। कोचिंग इंडस्ट्री, टीचर फ्रस्ट्रेटेड, मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड। सरकार उस पैसे को ले जाकर के प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से ले जाकर के गुजरात में चुनाव लड़ रही है कि हमारी सरकार बनने वाली है जी, हैं जी, सर्दी आगे मफलर लगा लीजिए जी, और देश का गला जो है उसी मफलर से घोंट दीजिए आप। तो ये सब के सब जो है नेतृत्व जो होते हैं वो आपको मूर्ख बनाते हैं, और दोष किसके सिर पर रखा जाता है, जनता के सिर पर। लेकिन ये नेक्सस किसका है, ये नेक्सस पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स का होता है, क्योंकि ये मुनाफा खा करके बैठे हुए हैं। जब सिंगूर में जमीन ली जा रही होगी तो पश्चिम बंगाल के नेताओं ने रिश्वत खाई होगी, पश्चिम बंगाल के ब्यूरोक्रेट्स को रिश्वत मिली होगी, और जब वही जो है नैनो का प्रोजेक्ट गुजरात गया होगा तो वहीं पर जो है आपके जो है गुजरात के नेताओं ने उसने खाई होगी, वहां के ब्यूरोक्रेट्स ने खाई। टाटा को किसी ने नहीं दिलाई, लेकिन जब वहां पर वो अपना मुनाफा टाटा निकालेगा जिस दिन, क्योंकि टाटा समाज सेवा तो करेगा नहीं, मुनाफा लेगा अपना, और जब मुनाफा लेगा तो मुनाफा किससे लेगा, अपने उपभोक्ताओं से लेगा, और वो रिश्वत की रकम भी उस नैनो की जो है कीमत में जोड़ करके आती है। और यही वजह रही कि नैनो फेल कर गई, वरना नैनो को और सस्ता होना चाहिए था। तो आंदोलन होने चाहिए, और जब गांधी आंदोलन करते थे तो गांधी बड़े सावधान थे। गांधी आंदोलन को रोक करके फिर लोगों को जागरूक करते थे, फिर आंदोलन करते थे, फिर जागरूक करते थे, फिर आंदोलन करते थे, फिर जागरूक करते थे। तो अंग्रेजों का काम चला ही नहीं। लेकिन अभी क्या है कि जनता, जब किसान आंदोलन हो रहा था तो ये जनता का ही एक वर्ग था ना जो किसानों को गालियां दे रहा था। मैं इसका एक उदाहरण और बताऊं, ये बात मैं आप लोग को बता रहा हूं 2017 की, 2017 या 2018 की एसएससी घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तमाम लोग जो है जाकर के दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और एक दिन अंत में उन लोगों ने कहा कि वो जो है एसएससी के जो हेड ऑफिस है वहां के सामने से धरना लेकर के जाएंगे, पार्लियामेंट तक कुछ करेंगे। मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था। सरकार ने 10 लोगों को उसी बीच में छोड़ दिया, और उन लोगों ने जो है मंच पर धक्का मुक्की शुरू करा दी, उन लोगों ने जो है गाली गलौज शुरू करा दी, और मार्च नहीं हो रहा था। लोग कोई इधर छूट रहा था, कोई, और वही लोग आपस में जो स्टूडेंट पिछले 10-12 दिनों से वहां पर जमे हुए थे, अब एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे थे। और सरकार उधर जो है पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके तैयार भी है। तब मैंने जाकर के एक एक बच्चे के हाथ पैर जोड़े कि ऐसा मत करो, ये सरकार की साजिश है, क्योंकि आंदोलनों का इतिहास मैंने बहुत कायदे से पढ़ा हुआ है। सरकार आंदोलनों को असफल बनाने के लिए इस तरह का दोषारोपण करती है, इस तरह के मोटिवेशंस डालती है। और तब मैंने उन लोगों को बहुत रिक्वेस्ट की, एक एक को जाकर के समझाया कि ये सरकार की चाल है कि तुम टूट जाओ, और ये 12 दिनों की तुम्हारी तपस्या देखो, तुम लोग की मूर्खता में भंग होने जा रही है, इसके बाद कोई तुम्हारे आंदोलन से जुड़ेगा नहीं। कोचिंग वाले धीरे से भाग लिए थे क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर रेड करना शुरू कर दिया था। शुरू में कोचिंग वाले, ये जो दृष्टि आईएएस के विकास विकृति वगैरह है, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं, लाइव है ये। शुरू में इन लोगों ने सपोर्ट करने की बात कही, लेकिन अंत में हर कोई पीछे भागा, कोई नहीं गया उनको सपोर्ट करने के लिए। पर मैंने एक एक बच्चे को जाकर के बोला कि चलो वहां पर, अगर उस आंदोलन से जुड़े हुए बच्चे होंगे आपके संपर्क में,
तो वो मेरा नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं अपना नाम प्रचार नहीं किया था। मैं तो एज ए इंडिविजुअल जाता था, लोगों से मिलता था और निकल आता था। तो मैंने जाकर के लोगों के हाथ जोड़े कि ऐसा मत करो, चलो संघर्ष में साथ चलो, और मैं लेकर के गया लोगों को। और जो पहली लाठी उस दिन लाठी चार्ज में हुआ था वो मुझको ही पड़ी थी, मेरे घुटनों पर जो है लाठी पड़ी हुई थी। और जब मैं गिर गया तब मैं वहां से जो है किसी तरह से जो है वापस आया। लेकिन वो मूवमेंट हुई और सरकार ने वहीं पर मार करके एक एक को तोड़ा, कितनों के सर सरकार ने फोड़ दिए। लेकिन दोष किसके सर पर रखने की कोशिश की जाती है? ये ऐसा लोकतंत्र बन गया है, सरकार और मीडिया का ऐसा निक्सस बन गया है कि आपके दिमाग में घुसा दी जाती है ये बात कि तुम ही चोर हो, तुम ही गलत हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम क्या चाह रहे हो। अरे भैया, जिसके घर में रोटी नहीं वो ये नहीं जानेगा कि उसके घर में रोटी की जरूरत है। हर बंदा ये जानता है कि उसे रोटी की जरूरत है। आप बड़ी बड़ी जो है कोचिंग में आप में से बहुत सारे लोग एडमिशन ले लेते हैं। कोचिंग क्या करती है? धड़ाधड़ 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 पढ़ा देती है। आप बहुत करोगे, एक दो सवाल पूछोगे, जब तक कि आप एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनाओगे कोचिंग पढ़ा करके भाग निकलेगी। फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कोचिंग किसका दोष देगी? कोचिंग कभी कहेगी कि मैंने गलत किया क्योंकि मैंने सिर्फ सिलेबस खत्म कराया? कोचिंग तुम्हारा दोष देगी कि तुमने रिवीजन नहीं किया, तुमने प्रैक्टिस नहीं की, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और तुम अपने ही मन में 1.5 लाख रुपए का गुबार लेकर के, मेरे जानने वाले ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लड़कियां हैं जिन्होंने की गोल्ड लोन लिया, जिन्होंने कि अपने खेत गिरवी रखे, 10 लाख रुपए का खेत, 1,35,000 रुपए सिर्फ जो बच्चे ने उठाया था इसका दृष्टि का ही फीस भरने के लिए। हां, सिलेक्शन नहीं होता है और साहूकार ने 10 लाख रुपए की पूरी जमीन हड़प ली। क्या कोचिंग जवाबदेह है? उसी का दोष निकाल देगी जाकर के पूछे तो। एग्जैक्टली यही हो रहा है। हर किसी को यह पता है जागरूक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपने पेट में लगी आग के प्रति जागरूक होता है। और अगर ऐसी होती ना तो मात्र 13% की साक्षरता के साथ 1947 में आपका देश आजाद ना हुआ होता। लेकिन देश आजाद हो जाता है तो शिक्षा और जागरूकता की नहीं। और दूसरी चीज है कि शिक्षा और जागरूकता तब चाहिए जब लीडरशिप ऊपर से थोपी जाती है, जब जनता के आंदोलनों की मूल वजह होती है कि वह स्वतः स्फूर्त होते हैं। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड रेवोल्यूशंस दे विल नेवर फेल। सिंगूर में जो कुछ भी हुआ उसमें सिंगूर के लोगों की गलती नहीं थी, ये सरकार की गलती थी। उद्योगपतियों ने कहा होगा कि इनको दंड दो और सरकार ने कहा होगा जी हुजूर। और आजकल तो देख ही रहे हैं, बाप बिकते हैं, लखते जिगर बिकते हैं, सस्ते दामों में हर रोज खुदा बिकते हैं। इस बदलती हुई दुनिया में हर कोई बिक रहा है और असफल कौन है? जो बीच पानी में असफल है। मेरे जैसे लोग, हम अपनी पूरी आत्मा निचोड़ करके आपको देंगे, लेकिन हम मार्केट नहीं है तो हम फेल कर जाएंगे। अब जैसे ये खान सर वगैरह हैं, दिव्या मैम हैं, आपको पता है दिव्या मैम एक आना एक धेला नहीं पढ़ाती होंगी, आता ही नहीं है। बच्चों से मैम आप सनी लियोनी लग रही हैं, मैम आप ये लग रही हैं, वो लग रही हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। और उनके एक एक वीडियो को एडिट करके डाला जाता है और हर वीडियो के पीछे हजारों रुपए जो है उसके प्रमोशंस पर लगाए जाते हैं ताकि उसके लाखों में जो है व्यूवरशिप आवे, ताकि आपके भी मोबाइल पर आवे। और जब असफलता मिलेगी तो दोष आपका है। लेकिन उस कुचक्र में फंसाया किसने? ग्लैमर दिखा करके, जलवा दिखा करके, छलावा दिखा करके। ये जितने लोग हैं बाबा टाइप के लोग हैं, आप देखिए ना, जितने बड़े बाबा टाइप के टीचर हैं वो मुद्दों पर बात बहुत कम करते हुए आपको दिखाई देंगे। राम सीता के ब्याह पर बात करते हुए दिखाई देंगे। जबकि इशू जो आज सोनिया ने उठाया, ये देखिए कितना गहन मुद्दा है। ये जीएस पेपर 2 का सीधे सीधे रेलिवेंट टॉपिक है, ये एससी का रेलिवेंट टॉपिक है।
ये एथिक्स में भी थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ आ सकता है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन क्या इस पर कोई बात करता हुआ आपको दिखाई देगा? कभी भी नहीं दिखेगा। तो मेरी जितनी अल्पबुद्धि थी मैंने उसके जरिए इसको समझने की कोशिश की। जरूरी मैं ये मानता हूं कि असहमतियां मुझसे हो सकती हैं भाई, मैं विद्वान नहीं हूं बाबाओं की तरह, लेकिन जो मेरी समझ में आता है मैं स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश करता हूं। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग या कहीं असहमति है? नहीं सर, आप बहुत अच्छा समझाए, बहुत अच्छा। सर आपकी बात से सहमत है। मैं वैसे कुछ पूछ सकती हूँ सर कि वहाँ पे जो जमीन अब बंजर हो ही चुकी है, तो वहाँ पे कोई एजुकेशन के लिए कुछ बनाया जा सकता है, जैसे कॉलेज वगैरह या स्कूल? कॉलेज या एजुकेशन, एक तो बंजर जमीन पड़ी है तो 2-4 हेक्टेयर तो जमीन होगी नहीं, बहुत बड़ी जमीन है, तो केवल स्कूल कॉलेज बनाने से काम तो चलेगा नहीं। और स्कूल कॉलेज बना देने के मुकाबले लोगों के वहां पर जीवन यापन का और बेहतर जीवन का पहले प्रबंधन करना होगा। आप जमीन एक्वायर कर लेंगी, मान लीजिए कि वहां पर ABCD 4 लोग हैं, 4 की जमीन आपने एक्वायर करके इस कॉलेज बनवा दिया कि बहुत बढ़िया एजुकेशन होगा, तो एजुकेशन के बाद 20 साल बाद बच्चा जो है निकलेगा ना। लेकिन अभी जो तत्काल उनके पेट में आग लगी हुई है उसका इंतजाम कैसे होगा? तो उसके लिए तो सरकार ही जिम्मेवार है वहां पे। तो एग्जैक्टली सर, हाँ सर जो जमीन है बंजर जमीन है, इस पे वर्क करके इसको वो भी तो बना देते हैं ना, उपजाऊ बना देते हैं। उपजाऊ बना सकते हैं। फिर मेरा आकांक्षा, मैंने शुरू में कहा कि ना सिर्फ उसको फर्टाइल बनाया जा सकता है बल्कि वहां पर और तमाम तरह के कुटीर उद्योग लगाए जा सकते हैं। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले यही होना चाहिए ना, पहले मतलब खाने का या अपना उद्योग अपना बेस्ट है। अगर हम लगे किसी के नीचे काम करने से तो अच्छा हम अपना उद्योग धंधा खोल लें। हमेशा करना चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार ने तो कुटीर उद्योगों को मार दिया। आजमगढ़ और बनारस में बनारसी साड़ी का उद्योग होता था बड़े पैमाने पर, सरकार ने वहां की बिजली वगैरह को तहस नहस करके उनको बर्बाद कर दिया, ताकि जो ब्रांडेड और बड़ी जो है कंपनियां हैं वो अपना काम करें, ताकि छोटे छोटे लोग खत्म हो जाएं। इसका एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। आप अपने पिताजी या जो है दादाजी से पूछिएगा कि उनके जमाने में पढ़ाई कैसे होती थी। तो टीचर टाइम से आते थे, पूरा बैठते थे, पढ़ाते थे, और वहीं पर जो भले ही 10 किलोमीटर की दूर पर सरकारी अस्पताल था, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर घर तक आकर के लोगों का इलाज करता था। लेकिन धीरे धीरे उस पूरे सिस्टम को बर्बाद किया गया। क्यों बर्बाद किया गया? ताकि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अधिक से अधिक खुल जाएं और लोगों का शोषण करते रहें। लेकिन सवाल यह है कि अगर हेल्थ एंड एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो और सेंटर्स, अभी जो है मोदी सरकार क्या कर रही है, अभी फिर आपको बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। देखिए कैसे आपके मुंह पे खींच के जूता मारते हैं सरकारें। कह रही कि हम हर जिले में एम्स बनवाएंगे। अरे नाक मुराद इंसान, पहले हर पंचायत एरिया में तुम जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलो, कि लोग एम्स कब जाएंगे? जब नीचे के स्तर पर उनकी बीमारी नहीं संभलेगी तब रिफर करके एम्स भेजे जाएंगे ना। तो अगर उनकी बीमारी को शुरू में ही मैनेज कर दो तो एम्स की भीड़ खत्म हो जाएगी। और एम्स में कहा शहर के अंदर, यानी कि शहर में भीड़ तुम और बढ़ा दोगे। गांव से लोगों को जो है शहर तक आकर के माइग्रेट करके इलाज कराना पड़े। तुम हर पंचायत में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्यों नहीं खोल रहे हो? आयुर्वेदिक सेंटर्स क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? ऐसे जो है आयुर्वेद मित्र क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, जो गांव में घूम घूम करके लोगों को सही जीवन शैली के बारे में जानकारी दे, जिससे कि लोग स्वस्थ हों? आज डेंगू मलेरिया क्यों फैला हुआ है? गलत जीवन शैली के कारण, जिसे सरकार प्रमोट करती है, ताकि जितना डेंगू और मलेरिया फैलेगा लोगों का उतना बड़ा धंधा बढ़ेगा। लोगों के यहाँ हैंडपंप से आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती चली जा रही है पानी में। जो जमीन से लोग खोद करके निकाल रहे हैं पानी, टुल्लू चला चला करके, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, बाल उड़ रहे हैं, स्किन जो है झुर्रियां पड़ती जा रही हैं। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनके उद्योगपति दोस्त जो हैं, अब मोदी जी के दोस्त कौन? अंबानी। अंबानी के जो है समधी पिरामल कौन?
फार्मेसी इंडस्ट्री के मालिक, भारत की सबसे बड़ी फार्मेसी इंडस्ट्री, लूट करके खाया जा रहा है आपको, और फिर आप ही से कहा जा रहा है कि आप गलत हो। आपको बर्बाद किया जा रहा है पूरे देश को, आप समझिए। और जब मैं ये कहता हूं कि मैं क्यों, ये एक मिशन है मेरे लिए आईएएस मार्गदर्शक। आईएएस मार्गदर्शक मेरे लिए इसलिए एक मिशन है क्योंकि इसका जब भी बच्चा जो भी मेरे पास पढ़ेगा, मैं कहता हूं कि इसकी सोच मैं बदल दूंगा। और जब एक सही सोच का व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी में जाएगा तो वह कम से कम अपने लोगों के लिए कुछ करेगा। वरना सोचिए कि ये दिव्या मैम और खान सर जैसे लोग पढ़ा करके जिसको भेज देंगे, कहीं अगर एक तो पहले सिलेक्शन होगा नहीं, अगर आईएएस में कहीं सिलेक्शन हो गया तो वो किस तरह का इंसान निकलेगा। किस तरह के लोग बात कर रहे हैं कि आपके लिए शादी के लिए। अब आईएएस की कोचिंग का जो है डायरेक्टर क्या सवाल बच्चों को बता रहा है कि अगर आपके लिए शादी का प्रस्ताव आए तो आपको क्या, आप मुस्कुरा करके थोड़ा एंगल रख करके, मतलब कि पूरा एक जो है एक्टर की तरह पोजीशन दिखा करके। मैं शुरू में पढ़ा हूं, 7 दिन मैंने क्लास किया था। 7वें दिन जब मैंने काउंटर क्वेश्चन किया जिस तरह से आप मुझे करते हैं, तो मुझे कह रहे हैं कि फीस लेकर के आप चले जाइए। मेरी पूरी फीस वापस करवाई गई है। आज वही जो है उनका जो है बढ़िया सा जो है लैब बना हुआ है, उसमें मुस्कुरा मुस्कुरा करके पहली बार जब शादी का प्रस्ताव आए तो क्या करिए। इज इट रियली रेलिवेंट? क्यों शादी का प्रस्ताव है? तुम ये क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम्हारा इंटरव्यू अगर आवे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि इस तरह की छिछोरी और लोकप्रिय बातें करके वह अपना मतलब साधेंगे और फिर तुमसे कहेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि खोट तुम में है। और यह बात स्टूडेंट्स के मन में इस कदर बैठा दी गई है कि वह बेचारा असफल होने पर अपने आप को दोष देता है, अपने माँ बाप को दोष देता है कि हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि हम पढ़ नहीं पाए। जबकि जिम्मेदारी टीचर को लेनी चाहिए। ही इज अ मेंटोर। जब मैं बात कर रहा हूं आंदोलन पर, मैं बात कर रहा हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने बोल्ड तरीके से मैं बोल रहा हूं कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कैरी करनी चाहिए। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा कि तुम्हारा दोष है, पर जिस दिन पढ़ते हुए नहीं मिलोगे, समझ में आ जाएगा, तो मैं बाहर का रास्ता दिखा भी दूंगा। इज दैट ओके? यस सर। इसमें पूरी तरह से सरकार भी जिम्मेवार नहीं है, इसमें जनता भी तो जिम्मेवार है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेके। सरकार का काम था नेतृत्व देना, और नेतृत्वकर्ता वही होता है जो दिशा बदल दे। नेतृत्वकर्ता वो नहीं है। गांधी क्यों नेतृत्व करता है और मोदी क्यों नेतृत्व करता नहीं है? मोदी को नेता नहीं मानना चाहिए। मोदी कुड बी अ गुड एक्टर बट मोदी इज नॉट अ लीडर, क्योंकि जो लीडर होता है वो समाज को एक दिशा देता है। और अगर ये है कि जनता ही जो है जागरूक नहीं है तो फिर नेता बना क्यों? तो भी आज जनता बैठ के हमारे साथ जो है भाड़ झोंक। तो सर जनता को जागरूक करने का काम भी तो नेताओं का है, लेकिन सर वो अपने ही करप्शन के लिए। दैट इज द अल्टीमेट फेल्योर। इट इज द फेल्योर ऑफ द लीडरशिप इन दिस कंट्री। अब तुम सही बोल रही हो कि वो अपने फायदे के लिए तुमको बेवकूफ बने रहने देना चाहता है। वो तुम्हारे सामने कंगना रनौत से भाषण करवाएगा। और सर जनता इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि वो उसको एक्चुअल में चाहिए क्या, वो लोगों को किस तरह से शोषण कर रहे हैं। जो मैं बार बार क्यों कहता हूँ, मैं किस तरह से वो समझ ही नहीं पाते उस चीज को। क्यों इस बार को बार बार कर रहा हूँ? यही तो मैं कह रही थी ना। तो जनता की गलती नहीं है, नहीं, दोनों बात में अलग अलग है। जनता को तात्कालिक रूप से क्या चाहिए जनता खूब समझती है। अगर ऐसा ना होता तो सरकारें क्यों बदलती? लेकिन कई बार यह होता है कि हम चाहते कुछ हैं और हमें दे कुछ और दिया जाता है, और हम उन दोनों के बीच का भेद कर पाने में सफल हैं। ये पढ़े लिखा जो समाज है उसकी जिम्मेदारी है कि वह लोगों के बीच में सही चीज को लेकर के जाए। क्यों हर आंदोलन में टैगोर की जरूरत है? क्यों हर आंदोलन में योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण की जरूरत है? ये बुद्धिजीवी लोग क्यों आंदोलनों से जुड़ते हैं? ये इसीलिए जुड़ते हैं ताकि यह औरों के साथ कनेक्ट करा सकें, वो उनका मार्गदर्शन कर सकें। इसलिए जिंदगी में
मार्गदर्शन सबसे जरूरी है। चुनिए भी सही और जो मार्गदर्शन कर रहा हो वह दे भी सही। ऑलराइट, यस सर। मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी समय जाया कर लिया ना, तकरीबन 1.5 घंटा। मुझे भी सर 8 बजने वाले ही है। तो एक काम करते हैं कि आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए, आप सभी लोग अपने आंसर भेजिए ताकि आज रात में मैं सबके आंसर चेक कर दूं। क्लास जो आज वाली है वो मैं कर लूंगा। अब आज क्लास लूंगा अभी तो चैप्टर पूरा करूंगा नहीं। राजनीतिक दल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसको कर लूंगा। ऑल डन? ओके सर। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन भेजे थे वो भी चेक कर लेना आज। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस मेरे पास चेक हैं, ठीक है? ओके। तो उस पर जो है मैं तुम्हें जो है नहीं होगा तो किसी दिन बैठ करके बता देते हैं। ऑलराइट, ओके सर। ओके सर। ठीक है। इसी तरह से